go overboard and give 30%, then it becomes 116 multiplied by 3, 48.48. So it becomes 2.08. So the factor which JCM is talking about, 2.85 or so, will be most likely between 1.92 to 2.08. सैनिक भाइयों, जो सरकार का नुमाइंदा ने बता दिया है, जो फिटमेंट फैक्टर कौन सा आने वाला है वो भी बता दिया, 1.92, 2.08. 60 you take 20% is 32, right? You add 32 to 160, it becomes 192. If you go overboard and give 30%, सैनिक भाइयों, जो सर ने बता दिया 1.92, 2.08 हो सकता है बोलकर, उसका मुताबिक देखने से अपना लिए बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा. 1.92 नहीं होने से 2.08. अभी मैं एक सीधा जनरल सा सवाल पूछता हूं सर, 8वें वेतन आयोग से आप किन चीजों में परिवर्तन देखते हैं जो चेंज बड़ा विजिबल दिखेगा? जैसे आपने कहा ना कि टैक्स स्लैब इस तरीके से बढ़ा देना चाहिए, महंगाई में 100% इजाफा हुआ है, तो क्योंकि 7वें वेतन आयोग की बात करते हैं तो कहा जाता है कि 7,000 से 18,000 तक बेसिक मिनिमम सैलरी में इजाफा हुआ, तो 8वें वेतन आयोग से कितना मिनिमम सैलरी में इजाफा हो सकता है और क्या क्या विजिबल चेंजेस आपको नजर आते हैं? देखिए, ओवर द इयर्स, पिछले 50-60 सालों में पे कमीशंस के काम करने से देश में जो व्यवस्था बन गई है वो काफ़ी स्टैंडर्ड व्यवस्था हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट ये जो सरकार ने देरी की है इस 8वें वेतन आयोग को गठन करने के में, उसके पीछे भी एक आर्गुमेंट ये था कि भाई वेतन आयोग करेगा क्या. अब वेतन आयोग को अगर आप केवल डीए मर्ज करके और उसमें एक फिटमेंट फैक्टर लगाना है, इतना ही करना है और उस हिसाब से पे तय कर देनी है, तो फिर इतना बड़ा काम क्यों है? क्यों हम हर बार नया कुआं खोदने की कोशिश करते हैं, नए तरीके से उस मिनिमम पे को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं? तो ये शायद सोच रहा होगा जिससे ये डिले हो. लेकिन चूंकि इतने सारे लोगों का इसमें इशू इन्वॉल्व है और एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एजेंसी के द्वारा इस पर परीक्षण किया जाना चाहिए, तो सरकार ने ये कर दिया. नाउ अल्टीमेटली ये जो सारा लेबर करेंगे, ये सारी मेहनत करेंगे, उसके बाद निकलेगा क्या? निकलने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे, जो आप पूछ रहे हैं, नंबर 1 मेरी अपेक्षा ये है कि सरकार या पे कमीशन जो रिकमेंड करेगा वो 2 गुना करेगा. तो 18,000 की जो मिनिमम पे है वो 35,000 से 36,000 रुपए के बीच में तय होगी, ऐसा मेरा मानना है. यस सर. दूसरा, सरकार ये पे कमीशन अलाउंसेस में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और कोई परिवर्तन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डीए का अपना एक फॉर्मूला है. उसके बाद 1 जनवरी 2026 से जितना भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बढ़ोतरी होगी उस प्रोपोर्शन में डीए फिर बढ़ने लग जाएगा. उसमें पे कमीशन को कुछ करने की जरूरत नहीं है. बाकी जो और अलाउंसेस हैं, महंगाई भत्ता वगैरह, इस पे भी चर्चा हो रही है सर. ये मैं बता रहा हूँ, महंगाई भत्ते में कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है. ये पिछले 40 साल से यही फॉर्मूला चला आ रहा है और वही फॉर्मूला आगे भी चलेगा. जरूरत एक ये है कि अब देखिए, देश की आर्थिक स्थिति काफी बदल गई है. देश में फाइनेंशियल सिस्टम बहुत विकसित हो गया है. अब आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले सरकारी कर्मचारी घर बनाने के लिए लोन लेगा या अनाज लेने के लिए लोन लेगा या शिक्षा के लिए लोन लेगा तो वो सरकार से लेता है. आज के दिन ज़्यादातर लोग बैंक से लेते हैं, दूसरे व्यवस्था से लेते हैं, सरकार से नहीं लेते. तो सरकार को अपना जो वेतन का स्ट्रक्चर है उसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए. ये जो लोन्स वगैरह हैं वो ख़त्म कर देने चाहिए. बहुत सारे अलाउंसेस जो हैं वो कई तरह के अलाउंस, कोई स्पेशल पे चलती है, कोई ये नर्सिंग अलाउंस चलता है, कोई वो अलाउंस चलता है. ये अलाउंसेस में जितनी
सारी वैरायटी और जितनी समय खराब होता है उतनी करने की जरूरत नहीं है। अगर पे कमीशन सिंप्लीफाई करके केवल एक तय कर दे कि भाई ये अलाउंसेस भी सब मर्ज किए जाते हैं और पे को उस हिसाब से भी बढ़ा दे, और केवल ये 10-5 जो है स्पेसिफिक अलाउंस ही आगे जारी रखेंगे, और सारे जो ये क्या कहते हैं लोन्स बंद कर देंगे। लोन्स आपको लेना है तो प्राइवेट सिस्टम में लीजिए और बैंकिंग वगैरह से लीजिए, और पेंशन का फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है। पेंशन में पे कमीशन को अब करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये 3 या 4 चीजें भी अगर पे कमीशन से हम उम्मीद करें, दुगनी तनख्वाह, नो चेंज इन डीए के फॉर्मूले में, अलाउंसेस का रेशनलाइजेशन और लोन्स को खत्म करना, तो आई थिंक पे कमीशन 8वां पे कमीशन जो है वो देश की जो पे स्ट्रक्चर की व्यवस्था में अपना अच्छा योगदान दे पाए। सर, आपने बहुत ही सरल तरीके से सब कुछ समझाया। मैं चाहूंगा आपको, आपने जितनी भी बातें की हमारे दर्शक निश्चित तौर पर बहुत लाभान्वित होंगे, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, और खास तौर पर अलग अलग सेक्टर में क्या होना चाहिए। मैंने रेलवे को लेकर के बहुत सारे सवाल आपसे किए, आपने बहुत साफ तरीके से कहा कि ये सारे जो अलाउंसेस हैं वो रेलवे को तय करना है। जैसे मैंने नाइट ड्यूटी अलाउंसेस के बारे में बात की, क्योंकि उसकी चर्चा भी बहुत होती रही। आपने ये भी बताया कि किसी भी सेक्टर के लिए टैक्स स्लैब अलग कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपने रखा, और साथ ही साथ आपने ये कहा कि आपके अपेक्षा के हिसाब से सैलरी में क्या परिवर्तन हो सकता है। तो मुझे लगता है जो दर्शक आपको सुनेंगे, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट पद पर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उससे लाभान्वित होंगे। और मैं आशा करता हूं कि जो बात आप बता रहे हैं वो जो दर्शक हमारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैच करे, टैली करे, और उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो। तो सर, सुभाष चंद्र गर्ग साहब, पूर्व वित्त सचिव, TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 30%, then it becomes 116 multiplied by 3, 48.48. So it becomes 2.08. So the factor which JCM is talking about, 2.85 or so, will be most likely between 1.92 to 2.08. सैनिक भाइयों, जो सरकार ने क्या देना चाहता है, जो सार ने तो बता दिया है, इसी का मुताबिक देखने से अपना लिए 1.92 2.08 मिल सकता है बोलकर सार ने बता दिया। इसी का मुताबिक हमारे लिए एक टेबल भी है, इसी में पूरा जानकारी ले लेंगे। इसी में देखो, ये टेबल भी आप लोग चाहे तो इसी में कौन सा रैंक के लिए कितना कितना बेसिक बनने वाला है वो भी आप लोग जानकारी ले सकता है। 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलने से अपना बेसिक OROP3 का बेसिक, और उसका बाद अपना लिए 8th CPC में कितना बेसिक में बढ़ोतरी होगा बोलकर इसी टेबल का मुताबिक आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक इसी टेबल में है। आप लोग को एक स्क्रीनशॉट लेकर भी जानकारी ले सकता है, नहीं होने से आप लोग पूरा वीडियो देखकर भी जानकारी ले सकता है। आपका बेसिक 8th CPC में 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलने से अपना लिए बेसिक कितना बनेगा और बेसिक में कितना इंक्रीज होगा वो भी जानकारी इसी टेबल का माध्यम से आप लोग ले सकता है। उसका बाद 30%, then it becomes 116 multiplied by 3, 48.48. So it becomes 2.08. So the factor which JCM is talking about, 2.85 or so, will be most likely between 1.92 to 2.08. और भी एक टेबल है, और भी एक बात ने बताया, सार ने क्या बताया, 2.08 भी बता दिया है। 2.08 का भी एक टेबल है, उसका बारे में भी जानकारी ले लेंगे। वो भी एक टेबल है, उसी में भी सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक बेसिक है। उसी में आप लोग आराम से जानकारी, दोनों टेबलों में आराम से जानकारी ले सकता है। अभी पूरा रैंकों का बताते रहने से क्या हो जाएगा, वीडियो
बहुत लेंथ हो जाएगा। इतना लेंथ होने से आप लोग देखेगा ही नहीं है, बीच में छोड़ देगा। इसीलिए मैं पूरा का नहीं बता रहा हूँ, टेबल पूरा रखा हुआ हूँ। आप लोग को एक स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी आराम से ले सकता है। जो कौन सा रैंक के लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर देने से बेसिक कितना बन सकता है, 2.08 देने से बेसिक कितना बन सकता है, दोनों टेबल भी अलग अलग। आप लोग सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक आराम से इसी वीडियो में जानकारी ले सकता है। आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आपका बेसिक कहाँ है, कौन सा सर्विस है, कौन सा बेसिक है, और वो P3 में बेसिक कितना था, 8th CPC में बेसिक कितना बनने वाला है, वो भी एक बार जानकारी आराम से ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब लाइक ही हमारे लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ताकत बन जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिल सकता है। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपका सपोर्ट, बिना सपोर्ट से हम लोग आगे नहीं जा सकते। उसी की वजह से आपका सपोर्ट तो बहुत जरूरी।